स्टूडेंट पंपा सर ना कविता है। अब इस कविता में लास्ट की 4 पंक्तियाँ बाकी है। दूर किसी एकांत विजन में मुग्ध मयूरी तन्मय देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रसमय। हरी सिंहार चंपा कनेर कदली केला थे फूले कमलों पर टूटे पड़े थे भ्रमर यानी कमलों पर टूटे पड़े थे भ्रमर सभी रस फूले। अब यहाँ पे बताया गया है कि इस पंक्तियों के माध्यम से आश्रम में कहीं एकांत में मयूर यानी मोर कहीं एकांत में मयूर यानी मोर नृत्य कर रहा था। उसकी केका वातावरण को गुंजनमय कर रही थी यानी मंत्रमुग्ध कर रही थी। मयूरी यानी मोर मयूरी बड़े प्रेम के साथ अपने प्रिय के नृत्य को देख के तन्मय हो रही थी यानी जैसे दोनों नृत्य कर रहे थे मोर और मयूर। अब जैसे नृत्य कर रहे थे मंत्रमुग्ध हो गए थे उसी समय आश्रम में हरसिंगार चंपा कनेर और केले के वृक्ष पर फूल आए थे। ये फूलों से महक गए थे वृक्ष। दूसरी ओर सरोवर में खिले कमलों पर रस प्राप्त करने के लिए भ्रमर मत वाले होकर मंडरा रहे थे। तो इतने फूलों वृक्ष के जैसे फूल खिले हुए थे और उस फूलों पर उसका रस पीने के लिए प्राप्त करने के लिए उसके फूलों के ऊपर भौरे मंडरा रहे थे। ये दृश्य जैसे देखने जैसा था। अब यहाँ पे नरेश मेहता जी ने जैसे इस कविता के माध्यम से पूरा वर्णन वनों का वर्णन किया हुआ है। वनों में जैसे सरोवर आश्रम ऋषि के आश्रम में होने वाली जो क्रियाएं है वहाँ का वर्णन पूरा इसमें आया हुआ है। तो अब जैसे शब्दवाटिका आपको लिखनी है। शब्दवाटिका लिखने के बाद सूचनाओं के अनुसार कृति करो। सूचनाओं के अनुसार कृति करनी है। अब पद्य में प्रयुक्त वृक्ष यानी जैसे पद्य ने कविता में आए हुए वृक्षों के नाम जैसे शाल और सागौन। अब पद्य में प्रयुक्त पुष्प कौन सा है? चंपा और कनेर। उसके बाद है एक शब्द में उत्तर लिखिए। पंपासर सरोवर का या पंपा सरोवर का नाम जिसने सुना है। किसने सुना था? शबरी ने। जल कलशी ले जाने वाली। जल कलशी कौन लेके जा रही थी? ऋषि कन्याएं। अब यहाँ पे बताया है वृक्ष महान दाता है। स्पष्ट कीजिए वृक्ष के बारे में। वृक्ष महान दाता है। वृक्ष के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है। वृक्ष महान दाता है स्वमत अभिव्यक्ति है। मनुष्य और वृक्ष दोनों का नाता आदिकाल से है। वृक्ष महान दाता है। मनुष्य और वृक्ष का नाता आदिकाल से है। वृक्ष हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। वृक्षों से परिपूर्ण जंगलों को पृथ्वी का जैसे फेफड़ा कहा जाता है। हम जो विषाली वायु बाहर छोड़ते हैं वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं। वृक्ष प्रकृति की अनुपम सौगात तो है ही, ये हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते हैं। जैसे हमें लकड़ियाँ देते हैं,
दवाइयाँ देते हैं, ईंधन देते हैं, और जैसे पेपर, इनसे पेपर बनते हैं, बहुत खेलों के बहुत सारी सामग्रियाँ बनती है। और वृक्षों में ही जैसे पशु पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, और पशु पक्षियों को भी चारा इसी से उपलब्ध होता है। और अब वृक्ष हमें फल फूल देते हैं, वृक्षों से औषध दवाइयाँ मिलती है। वृक्ष में जैसे हमें लाख, गोंद, पत्ते आदि भी देते हैं। अब जंगलों से करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो अपनी आजीविका चलाने का कार्य करते हैं, जंगलों के माध्यम से ही, इन पेड़ों के माध्यम से ही उनकी आजीविका चलती है। इसलिए वृक्ष महान दाता कहा गया है। अब प्रस्तुत कविता में किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। भावार्थ लिखने के पहले सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत कविता में कवि नरेश मेहता जी पंपासर इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि, फिर उसके बाद उसका स्पष्टीकरण आएगा, किन्हीं जो आपको अच्छी लगती है कि कोई भी 4 पंक्ति आपको वहाँ पे करनी है। उसके बाद गद्य पाठों में आई हुई संज्ञाएं तथा विशेषण ढूंढकर निम्न आकृतियों में भेदों सहित लिखना है। अब संज्ञाएं आई है, विशेषण आया है। अब संज्ञाएं कौन कौन सी आई है वो भी बता देती हूँ। अब संज्ञाओं में जैसे है, यहाँ पे संज्ञाएं आपके टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी आई हुई है। अब संज्ञाओं में जैसे है अंधेरा, अंधेरा कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। उसके बाद फूल जातिवाचक, हंसी भाववाचक, नैनीताल व्यक्तिवाचक, पानी द्रव्यवाचक, अमेरिका व्यक्तिवाचक। सबसे पहले इसमें भाषा बिंदु का पहला क्वेश्चन, संज्ञाएं। सबसे पहले है अंधेरा भाववाचक, फूल जातिवाचक, हंसी भाववाचक, नैनीताल व्यक्तिवाचक, पानी द्रव्यवाचक, अमेरिका व्यक्तिवाचक। वैसे ही विशेषण बताए गए हैं। 21 संख्यावाचक विशेषण, ज़्यादा परिमाणवाचक विशेषण, लाल गुणवाचक विशेषण, यह सार्वनामिक विशेषण, गरम गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण के प्रकार बताए हैं। अब तालाब की आत्मकथा, इस पर आपको निबंध लिखना है इस विषय पर। जैसे अब तालाब बोल रहा है, मैं एक तालाब हूँ। मैं आज आप सबको अपनी आत्मकथा बताना चाहता हूँ। मैं भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में स्थित हूँ। मैं इतना बड़ा हूँ, यहाँ पे किसका साम्राज्य था, मेरा नाम क्या था, वो तालाब बता रहा है। उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, कितना किलोमीटर का है, वो कहाँ से बह रहा है, कैसा बहता है, और कितने दिनों से वो बह रहा है। ये सब कुछ वो तालाब व्यक्त कर रहा है। अब ऐसी तालाब का जैसे आत्मकथा आपको बतानी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भारत की झीलों की विशेषताएं। ये आपको लिखना है, भारत की झीलों की विशेषताएं। आपको थोड़ा सा सर्च करना है, और सर्च करके आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ऐसे ही यानी जैसे ये पोयम हो गई है। अब जो भी क्वेश्चन आंसर थे ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझा दिए, और आपको ये करने हैं। और जैसे ग्रामर पार्ट में आया हुआ है संज्ञा और विशेषण, वो भी जैसे यहाँ पे समझा दिया है। संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञाएं आ रही है और विशेषण में कौन कौन से विशेषण आ रहे हैं। तो ये दोनों भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में करके रखने हैं।